Hello everyone, this is your Honey ma'am. Welcome back to my channel and today I am going to explain chapter 3 metals and non-metals. Which class? Of course class 10th. ठीक है, क्लास 10th के लिए मैं आपके लिए कुछ नया सा लेके आई हूँ, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. इट वाज आल्सो द डिमांड ऑफ स्टूडेंट्स कि मैम प्लीज़ मेटल्स और नॉन मेटल्स भी समझा दीजिए. तो मेटल्स और नॉन मेटल्स बहुत कॉमन टॉपिक है, ये हम बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन उस पर हमने क्या नया सीखा ये हम इस क्लास में सीखेंगे. ठीक है, इससे पहले मैंने केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, बहुत सारे प्रोडक्ट्स और क्या बोलते हैं उनको कि मैंने बहुत सारे रिएक्टेंट्स का कॉम्बिनेशन करवाया और प्रोडक्ट्स फॉर्म किए. फर्स्ट चैप्टर में हमने ये किया था. ठीक है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को समझा था हमने कि होता क्या है. सेकंड क्वेश्चन में मैंने आपको बहुत कुछ खिलाया पिलाया, एसिड बेस सॉल्ट का रिएक्शन कराया. ठीक है, फिर बहुत सारे डिफरेंट हमने देखे कि क्या क्या उसमें कॉन्सेप्ट्स थे. वो सारे कॉन्सेप्ट एसिड बेस और सॉल्ट में हमने किए थे. एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस ऑन दैट पर्टिकुलर चैप्टर आल्सो. फिर आज मैं आपके सामने ले आई हूँ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब मेटल्स गोल्ड, नॉन मेटल डायमंड. नॉन मेटल में नॉन मेटल होने के बावजूद भी डायमंड क्या है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है एज कम्पेयर टू अदर स्टोन. इट्स एक्सपेंसिव स्टोन, वो नॉन मेटल है. नॉन मेटल डायमंड एक्चुअली कार्बन का फॉर्मेशन है. कार्बन इतना काला, डायमंड इतना एकदम ओ माय गॉड जैसे हर कोई लेना चाहता है. तो डायमंड, पिंक डायमंड कोहिनूर होता है जो कि लेके गए. कौन लेके गया वो आप खुद देखेंगे एसएसटी में. ठीक है, ये आपका वर्क रहा. ठीक, तो मैं ये कहना चाह रही हूँ कि इसी से रिलेटेड डायमंड और गोल्ड का मैंने एग्जांपल इसलिए दिया कि इट इज़ वेरी कॉमनली नोन टू ऑल द पीपल्स. ठीक, तो ये हमने इसका एग्जांपल इसलिए दिया. अब गोल्ड है तो गोल्ड मेटल क्यों है, क्योंकि उसमें मेटल की प्रॉपर्टी है. कैसे? सोनोरस, डक्टिलिटी, मिलिएबिलिटी, शाइनी, ठीक है, लस्ट्रस, ये सब मेटल की प्रॉपर्टी होती है. जबकि नॉन मेटल, अब ये मेटल नॉन मेटल तो हम लोग बाद में देखेंगे, पहले ये तो देखिए कि मेटल और नॉन मेटल हैं क्या. तो एलिमेंट्स जिसको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है, मेटल्स और नॉन मेटल्स होते हैं. कुछ एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी मेटल्स की होती है, कुछ की प्रॉपर्टी नॉन मेटल्स की होती है, और जिसमें दोनों की प्रॉपर्टी होती है उसको मेटलॉइड्स कहते हैं. रिफाइनिंग ऑफ मेटल, ऑफ द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम दी डीप डाउन इनसाइड द अर्थ, मेटलर्जी. ठीक है, ये सारे टॉपिक्स इसमें हैं. अकरेंस ऑफ मेटल, क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये भी इस चैप्टर में है, जो कि इस चैप्टर से इस साल डिलीट कर दिया गया है. तो हम जब क्वेश्चंस करेंगे एमसीक्यू तो उस पर बेस नहीं करेंगे, लेकिन हमको उस चैप्टर में से एक चीज़ पढ़नी चाहिए. रीज़न, अगर आपने 9th 10th के हर एक कॉन्सेप्ट को पढ़ा तो मेटलर्जी जो कि 12th का चैप्टर है, ठीक है, एक पूरा पर्टिकुलर एक पूरा चैप्टर है 12th की केमिस्ट्री में, उसको समझने के लिए आपका बेस एकदम क्लियर बना रहेगा. तो उसको आप छोड़िएगा मत. आप ऑल्दो हम जानते हैं कि ये वाला चैप्टर टॉपिक जो है वो इस साल नहीं आ रहा है, लेकिन स्टूडेंट्स आपको इसको छोड़ना नहीं है, इसको पढ़ के रखना है, इसके बेस को क्लियर करके रखना है, सो दैट कभी वो टॉपिक आए तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप कहीं जाके फंसे ना. ठीक है, तो बोर्ड से जरूर हट चुका है, बोर्ड ने इसको समझा होगा कि ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, आपकी केमिस्ट्री 11th 12th के बेसिक्स में ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो ये सब कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे जो जो भी डिलीट हुआ है इस चैप्टर से इस साल. तो मैंने बताया कि दो एलिमेंट्स दो ग्रुप में डिवाइड है, और कुछ एलिमेंट्स तो मेटल नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी शो करते हैं, जिसको मेटलॉइड्स कहते हैं. मेटल, जहाँ तक कि मेटल क्या है, लस्ट्रस है, शाइनी है, सोनोरस है, डक्टाइल है, मिलिएबल है. वही नॉन मेटल सब कुछ नॉन है, नॉन शाइनी, नॉन लस्ट्रस, नॉन डक्टाइल, नॉन मिलिएबल. ठीक है, ऐसे नॉन मेटल की प्रॉपर्टी है. जहाँ पे मेटल जो है, मोस्ट ऑफ द मेटल सॉलिड हार्ड सॉलिड सब्सटेंस है, वहीं नॉन मेटल जो है सॉलिड लिक्विड गैस, सब में कहीं ना कहीं फॉर्म होते हैं हमारे पास. ठीक है, ये ऑल फॉर्म में फॉर्म होते हैं, और वो मेटल्स क्या होते हैं, सिर्फ सॉलिड फॉर्म में, एक्सेप्ट मरकरी. ठीक है, यहाँ पे एक्सेप्ट क्या है, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है. एलिमेंट्स जो फॉर्म करते हैं पॉजिटिव आयन बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, एलिमेंट्स जो फॉर्म होते हैं बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड क्या, मेटल्स. और जो एलिमेंट्स फॉर्म होते हैं जो फॉर्म करते हैं नॉन नेगेटिव आयंस बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन्स, उसको नॉन मेटल्स बोलते हैं. मेटल्स का बता दिया मैंने कि वो डक्टाइल, सोनोरस, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम लोग बचपन से पढ़ रहे हैं, जब से साइंस आया है ना, और मेटल्स नॉन मेटल्स के बारे में जाना है. इससे 7th 8th 9th हम लोग ने बहुत कुछ पढ़ा है इनके बारे में. फिर बहुत सारे मेटल्स होते हैं वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, या फिर एयर के साथ रिएक्ट करते हैं, और क्या फॉर्म करते हैं, मेटल ऑक्साइड्स फॉर्म करते हैं. ठीक, मेटल्स, बहुत सारे मेटल्स कंबाइन होते हैं ऑक्सीजन और एयर के साथ, और वो फॉर्म करते हैं क्या, मेटल ऑक्साइड्स, जो कि बेसिक इन नेचर होते हैं.
ठीक है, क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर। और जो नॉन मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ और फॉर्म करते हैं एसिटिक ऑक्साइड या फिर न्यूट्रल होते हैं ये इन नेचर। ठीक है, देन हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि सोडियम और पोटेशियम जो है वो बहुत स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ। और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है जब उसको खुले एरिया में रख दिया जाता है तो उसके कैच हो जाता है कहीं भी कहीं से फायर। तो ऐसा ना हो, इससे प्रोटेक्शन के लिए उनको इमर्स किया जाता है कैरोसिन या पेट्रोल के अंदर। तो सोडियम और पोटेशियम इतने ज़्यादा स्ट्रांगली क्या करते हैं, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं। वहीं पे मैं यहाँ पे दिखाऊंगी कि जो नॉन मेटल्स हैं वो यूजुअली रिएक्ट नहीं करते हैं वाटर के साथ या स्टीम के साथ, बट कुछ नॉन मेटल्स ऑक्साइड्स जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं वाटर के साथ और फॉर्म करते हैं एसिड्स को। ठीक है, मैं साइड बाय साइड मेटल और नॉन मेटल दोनों के बारे में बताते जा रही हूँ ताकि आप उनको कंपेयर कर सकें। फिर कुछ एक प्रोसेस होता है जिसका थिक ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करने का, जिसमें एल्युमिनियम के ऊपर इस ऑक्साइड लेयर को फॉर्म किया जाता है ताकि उसको प्रिवेंट किया जाए कोरोजन से। और इस प्रोसेस को बोलते हैं एनोडाइजिंग। क्या बोलते हैं, एनोडाइजिंग। ये थिक लेयर क्या होती है कि एल्युमिनियम मेटल्स होते हैं ना, वो बाहर रख दो ना तो उनमें रस्टिंग, कोरोजन ये सब आ जाता है जो कि नहीं आना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी उसमें लूज होते जाती है। तो इसके प्रोटेक्शन के लिए हम लोग मीन्स मतलब इन केमिस्ट्री सम ऑफ द प्रोसेस आ गया है। सो एनोडाइजिंग उसमें से एक ऐसा प्रोसेस है जो थिक ऑक्साइड लेयर को फॉर्म करता है एल्युमिनियम के ऊपर ताकि उसको प्रिवेंट किया जा सके कोरोजन से। ठीक है, तो ये भी हमने इसमें देखा। नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं कि कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में, लेकिन कुछ जो होते हैं वो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर, और जो डिजोल्व हो जाते हैं वाटर के अंदर वो एल्कलीज फॉर्म करते हैं। एल्कलीज फॉर्म करते हैं। बहुत सारे एग्जांपल हम इसके बाद हम लोग एमसीक्यू ही करने वाले हैं इस चैप्टर से, हम उसमें इसके एग्जांपल्स देखें। कुछ मेटल ऑक्साइड जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं दोनों से, एसिड से भी और सॉल्ट से भी। कुछ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड और सॉल्ट दोनों से और फॉर्म करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर। और ऐसे मेटल्स को या ऐसे ऑक्साइड्स को एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स बोलते हैं। कुछ मेटल ऑक्साइड्स रिएक्ट करते हैं एसिड और सॉल्ट दोनों से, एसिड और बेस दोनों से। ठीक है, और ये प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट एंड वाटर, और दिस टाइप्स ऑफ ऑक्साइड्स आर नोन एज एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं। एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड इसके बहुत अच्छे एग्जांपल हैं, दे आर कॉल्ड एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ठीक है, अब एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 ठीक है रिएक्ट करता है 6HCl से, मतलब 6 कंपोनेंट मॉलिक्यूल एटम HCl मींस हाइड्रोक्लोरिक एसिड से जब एल्युमिनियम ऑक्साइड रिएक्ट करता है तो फॉर्म होता है एल्युमिनियम क्लोराइड। क्या फॉर्म होता है, एल्युमिनियम क्लोराइड और वाटर। ठीक है, ये रिएक्ट किया और इससे फॉर्म हुआ। अब ये मैं Al2O3 + 6HCl पढ़ूंगी ना तो मैं कभी ना कभी भूल जाऊंगी, है ना। Al2O3 को बोलते क्या है, एल्युमिनियम ऑक्साइड। HCl को बोलते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। आपको मैं ये बताना चाह रही हूँ, इनके नाम अगर आप इनके कॉम्बिनेशन में पढ़ेंगे ना जब केमिकल रिएक्शन के समय, तो आप कभी नहीं भूलेंगे क्योंकि वो आपकी जुबान में आ जाएगा, आप यूज्ड टू हो जाएंगे उनको बोलने के लिए। तो इस आदत को आपको डालना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम ये NaOH + HCl मिला के NaCl + H2O ये सब कैसे बना, है ना। तो हम बोलते हैं बेटा NaOH ना पढ़ो, उसको सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ो, HCl नहीं पढ़ो, उसको पढ़ो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो आपका आराम से बन जाएगा। ठीक है, तो ये है इसका तरीका अच्छे से याद रखने का। फिर आपका एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम एल्युमिनेट बनाता है। क्या बोला मैंने, एल्युमिनियम ऑक्साइड जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो एल्युमिनेट बनाता है, किसका, सोडियम एल्युमिनेट, और क्या रिलीज करता है, एंड वाटर। ठीक है, तो ये इनका रिएक्शन है। जब मेटल रिएक्ट करता है वाटर से, जब मेटल्स रिएक्ट करते हैं वाटर से तो प्रोड्यूस करते हैं मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। जब मेटल रिएक्ट करते हैं वाटर से तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं एंड हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं। ठीक है, ये है हाइड्रोजन गैस भी बनाते हैं, दे जस्ट प्रोड्यूस व्हाट, मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। तो ये है एक और एग्जांपल, जब मेटल प्लस वाटर मिलता है तो मेटल ऑक्साइड प्लस क्या बनाता है, वाटर, हाइड्रोजन, और जब यही मेटल ऑक्साइड और वाटर फिर से रिएक्ट करते हैं तो बनाते हैं क्या, मेटल हाइड्रोक्साइड। एग्जैक्टली। ठीक है,
कुछ इसमें रिएक्टिव मेटल्स हैं, बहुत कम ऐसे, एक्सेप्ट फ्यू लेस रिएक्टिव मेटल्स, मतलब कि रिएक्टिव मेटल्स हैं जैसे कि कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो, मरकरी ले लो, ये सारे एग्जांपल्स हैं जो है ना, वो मेटल्स रिएक्ट करते हैं डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से या फिर डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। सल्फ्यूरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? H2SO4 और HCl, ठीक है। तो ये लेस रिएक्टिव मेटल जब इनके साथ रिएक्ट करते हैं तो प्रोड्यूस करते हैं सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस। क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक। तो ये सारे मेटल्स इनके साथ रिएक्ट करके ये फॉर्म करते हैं। फिर यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते डाइल्यूट, बताया मैंने आपको, नॉन मेटल्स रिएक्ट नहीं करते हैं डाइल्यूट एसिड से, और ये रिलीज भी नहीं करते हाइड्रोजन, टू रिलीज हाइड्रोजन गैस दे डू नॉट रिएक्ट विद क्या? डाइल्यूट एसिड्स। कुछ कंपाउंड्स होते हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू नॉन मेटल, जो कंपाउंड मेटल से नॉन मेटल में क्या करते हैं? ट्रांसफर होते हैं उनके इलेक्ट्रॉन्स, ऐसे कंपाउंड्स को आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स बोलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये, ठीक है। द कंपाउंड फॉर्म ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर कॉल्ड आयोनिक कंपाउंड्स या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड्स, ठीक। ऐसे कंपाउंड्स को आयोनिक या इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड बोलते हैं जिनके इलेक्ट्रॉन्स मेटल से नॉन मेटल में ट्रांसफर होते हैं। एग्जांपल आप देख सकते हो, Na+ में है, Cl- में है। Na+ और Cl- क्यों होता है? Na का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एटॉमिक नंबर है, वो 11 होता है, और 11 में जो हमने पढ़ा है 9th में, एक शेल्स होती हैं KLMM, ऐसी शेल्स होती हैं 4, ठीक है। एक ऑर्बिट बनता है, ये Na है, ठीक है, और ये इसके आजू बाजू ऐसे ऑर्बिट्स बनेंगे, इसी के शेल्स हैं, इसको शेल्स बोलते हैं, ठीक है। अगर Na का एटॉमिक नंबर 11 है तो पहली वाली शेल में सिर्फ 2 होते हैं, दूसरी शेल में आपके 8 आ सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक, और तीसरी वाली शेल में आपके पास 1 है। अब बात ये होती है कि 2 8 1 का तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। बात ये होती है कि आपको या तो डबलेट कंप्लीट करना है या ऑक्टेट। अब ये डबलेट और ऑक्टेट क्या होता है? आपके आउटर मोस्ट शेल में मतलब जो बाहर की शेल है, या तो उसमें 2 हो या तो उसमें 8 हो, 2 को डबलेट, 8 को ऑक्टेट बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की बात करें यहाँ पे, ये लोग मूव कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। अब ये लोग मूव किए, अब यहाँ पे मैंने बोला मुझे क्या चाहिए? 8 चाहिए। 8 क्यों चाहिए? 8 को कंप्लीट करने के लिए ऑक्टेट चाहिए। अब यहाँ पे 7 अगर आ जाए, 7 को ले आऊँ मैं रिएक्शन के समय, तो इसमें एम्पल ऑफ ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगी? वेस्ट हो जाएगी, ठीक है। तो बेटर क्या है? एक कहीं पे चले जाए। तो इसीलिए यहाँ पे जो Na है, जब Na की बात होती है तो Na को कैसे दिखाया जाता है कि ये Na+ में है, जहाँ पे 2 और 8 हो गया, और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज करने के लिए रेडी है, ठीक है। ये क्या है? मेटल है ना। क्या बोला था मैंने आपको? कि एक ऐसा पॉजिटिव आयन होता है विच विल फॉर्म बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब आते हैं क्लोरीन की बात करते हैं। क्लोरीन के लिए मेरे पास कितने हैं? 2 8 और 7। क्लोरीन को 1 चाहिए और सोडियम के पास 1 एक्स्ट्रा है, तो ये हो गया लेना देना, ठीक है। और इसका आपने कॉम्बिनेशन कैसे दिखाया? Na का Na+ इलेक्ट्रॉनिक लूज। अब Cl को कैसे दिखाते हैं? इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए एंड विल गिव यू लाइक दिस Cl, और इसकी वैलेंसी हो गई ऐसे माइनस। इसका जो है ना आयन, ये नेगेटिव आयन, ठीक है, और ये पॉजिटिव आयन, ओके। सो ये इसका कैसे है फॉर्मेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ये कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे लूज करते हैं, कैसे गेन करते हैं, लाइक दिस, ठीक है। मैग्नीशियम क्लोराइड भी एक बहुत अच्छा एग्जांपल है इसका, कि मैग्नीशियम के पास इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन को तो 1 ही चाहिए, तो क्या करते हैं ये लोग? मैग्नीशियम का 1 इलेक्ट्रॉन MgCl2 बनता है, MgCl2 मतलब Mg के आउटर मोस्ट शेल में 2 है और Cl को 1 ही चाहिए, तो इसकी कुछ क्रिस क्रॉस मेथड जो हमने क्लास 9th में भी पढ़ा है, तो क्या होता है? Mg जो है वो Cl के दोनों एलिमेंट को 1 अपना एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दे देता है, और ये शेयरिंग हो जाती है, ठीक है। इसको शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। तो ये सब हमने इसमें नॉन मेटल के बारे में पढ़ा। फिर हमने हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व नहीं होती है जब कुछ मेटल्स, अब मेटल की बात वापस,
तो हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है कुछ मेटल्स जब नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट करते हैं, क्योंकि इट इज अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट. Metals do not evolve. Metals, hydrogen gas is not evolved when metal are reacting with the nitric acid because it is a strong oxidizing agent. ठीक है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. अब ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है, ये आपने चैप्टर 1 में पढ़ा है. रिडॉक्सिएशन, रिडक्शन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ये सब पढ़ा है आपने चैप्टर 1 में. तो उसको एक्सप्लेन नहीं करते हुए मैं आगे बढ़ती हूँ इसके लिए, क्योंकि मेटल्स और नॉन मेटल्स के एमसीक्यूज भी करने हैं हमको. Reactive metals can displace a comparatively less reactive metal. Of course, reactive metal less reactive metal को displace करता है. ये reaction ऐसे ही होते हैं. Reactive metal will displace the non-reactive metal. Non-reactive metal मतलब less reactive metal. Less reactive metal के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वो reactive metal को कुछ भी छेड़छाड़ कर सके या उसको displace कर सके. ये प्रॉपर्टी, ये कैपेसिटी, ये स्ट्रॉन्ग पावर रिएक्टिव मेटल, मोर रिएक्टिव मेटल के पास होती है कि वो लेस रिएक्टिव मेटल को क्या कर सके, डिस्प्लेस कर सके. एंड इट्स कंपाउंड्स फ्रॉम इट्स कंपाउंड, उसके कंपाउंड से इन एक्वायर्ड सॉल्यूशन या फिर एक्वायर्ड सॉल्ट सॉल्यूशन या फिर मॉल्टन फॉर्म में ये रिएक्टिव, ये जो मोर रिएक्टिव मेटल है, रिएक्टिव मेटल है, ये लेस रिएक्टिव मेटल को डिस्प्लेस करते हैं. ठीक है, तो अगर मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी है, एक एग्जांपल लिया, मेटल ए प्लस सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल बी, तो आपको मिलता क्या है, सॉल्ट सॉल्यूशन ऑफ मेटल ए प्लस मेटल बी. इसमें हुआ क्या कि मेटल ए जो है वो मोर रिएक्टिव है देन बी. ठीक है, तो अब कुछ रिएक्टिविटी सीरीज हैं जिसमें सबसे पहले पोटेशियम, फिर सोडियम, फिर कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमिनियम, फिर जिंक, फिर फेरस, फिर लीड, फिर आता है हाइड्रोजन, फिर आता है आपका ऑक्सीजन, नहीं सॉरी ऑक्सीजन नहीं, कॉपर, फिर आता है आपका सिल्वर, फिर आता है आपके पास गोल्ड. ठीक है, ये रिएक्टिविटी है. रिएक्टिविटी के नेमोनिक्स आपको मैंने बता दिया यहाँ पे, बहुत ही कॉमन नेमोनिक्स है. प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉल स्मार्ट गोट. आई यूज्ड टू से प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ जीरो, आई लाइक टू हियर call me smart genius, I like to hear like this. तो ठीक है, तो मेरा ये वो है फॉर्मेट है, ये आपके ऊपर है, आप क्या बोलते हैं. ये बोलते हैं कि ये कॉमन मतलब बोलते हैं कि कुछ नया सीखते हैं. मैंने ज़ेब्रा को रिप्लेस किया है जीरो से, और मैंने आई लाइक टू हियर, आई लाइक हियर लिखा है ना मैंने, आई लाइक टू हियर, कॉल मी स्मार्ट गोट को मैंने जीनियस से रिप्लेस किया है. ठीक है, तो ये इट्स अप टू यू, व्हाटएवर थिंग्स मैनुअल्स यू जस्ट यूज, इट्स अप टू यू, टोटली अप टू यू. जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री को याद करने के लिए बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स निकाले गए, इसको भी आप अपने कॉन्सेप्ट से को भी यूज कर सकते हो, किसी को भी कुछ भी, आप अपने फैमिली मेम्बर्स के नाम भी ऐसे कनेक्ट कर सकते हो. ठीक है, रिएक्टिविटी के बेसिस पे. तो P फॉर पोटेशियम, पोटेशियम स्टैंड्स फॉर सिंबल इज K. Then magnesium Mg, then iron, I for iron, calcium, everything is there. Potassium, sodium Na, calcium Ca, magnesium Mg, Al, aluminium, zinc Zn, iron के लिए आपका आ जाएगा क्या, Fe. ठीक है, लीड के लिए Pb, हाइड्रोजन का H है, कॉपर के लिए आपका पास Cu है, उसको कोबाल्ट बोलते हैं, जिसको Co बोलते हैं. Co और Cu में कंफ्यूज नहीं होना, बहुत सारे बच्चे कॉपर में Co लगा देते हैं. इट्स नॉट, इट्स क्यूप्रिक. तो क्यूप्रिक Cu, ठीक है, कॉपर क्यूप्रिक, कोबाल्ट इज डिफरेंट. ठीक, एंड देन सिल्वर Ag एंड देन गोल्ड Au. तो ये इनकी रिएक्टिविटी सीरीज है जो आपको याद रखनी है. प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड्स में आते हैं. आयनिक कंपाउंड्स अभी भी बताया मैंने, जो कंपाउंड फॉर्म होते हैं ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम मेटल टू अ नॉन मेटल आर आयनिक कंपाउंड्स. ठीक है, तो जनरली वो सॉलिड और हार्ड होते हैं बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन. सॉलिड और हार्ड, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं एक दूसरे से. ठीक है, उनमें जगह ही नहीं होती कि वो क्या कर सके, स्पेस बनाए. उनमें स्पेस ही नहीं होता, उनके मॉलिक्यूल्स इतने टाइटली पैक्ड होते हैं, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग होते हैं. स्ट्रॉन्ग एंड व्हाट, हार्ड, बिकॉज ऑफ द स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस. ठीक है, नेक्स्ट है दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट. हाई मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के, हाई मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट लगाया जाता है ताकि उनको मेल्ट किया जा सके या बॉईल किया जा सके. देन दे आर सॉल्युबल इन वाटर बट इनसॉल्युबल इन सॉल्वेंट्स. वो वाटर में तो सॉल्युबल होते हैं लेकिन कोई और सॉल्वेंट आता है तो वो इनसॉल्युबल हो जाते हैं उसमें.
ठीक है। और ऐसे जैसे कि एग्जांपल ले लो इनसॉल्वेंट का, क्या, पेट्रोल वगैरह, ठीक है। देन दे डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड स्टेट, वो सॉलिड स्टेट में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते, लेकिन हाँ दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। ओके, तो दिस आर दी एक्सप्लेनेशन, स्मॉल रिकैप, क्विक रिविजन ऑफ दिस चैप्टर। तो आई होप कि ये क्विक रिवीजन आपको कुछ ना कुछ तो दिमाग में लेके ही आया है। अब करते हैं आगे इसके एमसीक्यूज, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। एमसीक्यूज में हम देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इन जनरल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट शेल ऑफ द मेटल एटम। बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते हैं ये आउटर मोस्ट शेल में कितने बचे, मैम इतना सारा याद करने के लिए कैसे करेंगे, मतलब प्लस चार्ज +1 है, +2 है, +3 है, +4 है, +5 है, इतना मत जाओ। 1 से 2 तक बहुत इंपॉर्टेंट होता है, या आपके क्लास तक है, आगे पढ़ेंगे 11th 12th में बहुत कुछ पढ़ेंगे आगे इसके बेस्ड, ठीक है। तो इस क्लास के लिए अगर आपको इतने आपके माइंड में इतना याद होना चाहिए कि भैया आउटर मोस्ट शेल में कम से कम कहाँ से कहाँ तक मेटल एटम होते हैं, 1 से 3। तो 1 2 3 इज योर फर्स्ट आंसर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट, जनरली मेटल्स आर सॉलिड इन नेचर, मैंने बोला है अभी मेटल्स फॉर्म इन सॉलिड, मेटल्स ऑलवेज फॉर्म सॉलिड इन नेचर, बल्कि नॉन मेटल जो है वो सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों में फॉर्म किए जाते हैं। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट, अभी भी मैंने बताया था एक्सेप्ट मरकरी बोला था एग्जांपल में, ठीक है, आपका एक्सप्लेनेशन जब मैं कुछ रिवीजन कर रही थी। तो ये मरकरी का सिंबल Hg, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, इनमें से प्रॉपर्टी कौन सी नहीं है नॉन मेटल की, देखते हैं। दे आर निदर रिलेबल और डक्टाइल, ये तो है, ठीक है। दे आर ब्रिटल, इनमें ये ब्रिटल नहीं होते, ब्रिटल कौन होते हैं, मेटल्स। तो आपको एक बात बताऊं मैं, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं मैम सोनोरस का मतलब है ठक 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 बजाओ। आप यहाँ पे एक थाली रखिएगा, ठीक है, और यहाँ पे एक वुडन रखिएगा, दोनों की आवाज बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो क्या है, एक सोनोरस है, एक नॉन सोनोरस है, ठीक है। तो क्या मैंने बोला, थाली तो सोनोरस, ठीक है। तो अभी मैं आपको थाली बोली, उस थाली का एग्जांपल तो कितनी जोर से बज रहा है, यही देखो मैंने टेबल को बजाया, इसकी आवाज डिफरेंट है, इसकी आवाज इको नहीं हो रही है, इसकी आवाज इको हो रही है, देखिए प्लास्टिक इको नहीं हो रही है, वहीं पे थाली की आवाज आपके कान में गूंजेगी, ठीक है, ये सोनोरस। तो ये सब मेटल्स ऐसे होते हैं। मेटल्स देखो ये शाइनी होता है, इट्स अ शाइनी, ये शाइनी नहीं होता प्लास्टिक, है ना। तो ये सब है मेटल, शाइनी, सोनोरस, लस्टर, डक्टाइल मिलिएबल, इनकी वायर्स से स्ट्रेच करके कोई शेप देकर आप उसको ऑर्नामेंट्स में यूज करते हो, जैसे गोल्ड ले लिया, सिल्वर ले लिया, है ना। लेकिन आप ऐसा कुछ नॉन मेटल्स के साथ नहीं कर सकते। तो ये भी एग्जाम्पल था। तो इट्स नॉट अ ब्रिटल, इट इज नॉट द प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल। Which of following is a non-metal is a liquid? In non-metals, solid, liquid, गैस तीनों में मिलते हैं। इनमें से क्या वाला लिक्विड है, ब्रोमीन इज अ लिक्विड, ठीक है। जनरली नॉन मेटल्स आर नॉट लस्ट्रस, अभी भी बताया, मेटल्स आर लस्ट्रस, नॉन मेटल्स आर नॉन लस्ट्रस, ठीक है। तो क्या हुआ यहाँ पे, नॉट लस्ट्रस होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल इज नॉन लस्ट्रस, नॉन लस्ट्रस कौन सा है इसमें से, आयोडीन, ये लस्ट्रस नहीं होता है, ये एक ऐसा नॉन मेटल है जो लस्ट्रस है। यहाँ पे नॉन मेटल्स जनरली आर नॉन लस्ट्रस, बट आयोडीन इज लस्ट्रस, मतलब हर एक पार्ट में एक्सेप्शनल केस आपको दिख ही रहा है, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ 3 एलिमेंट्स, x है, y है और z है, ठीक है। x का है 2 और 8, y का है 2 8 7, अभी अभी क्लोरीन किए हैं हम, ठीक है, और z का है 2 8 2। अब ये मैग्नीशियम की क्या है, ये आपको पता है, आपको ये सब कब याद होगा, जब आप पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में से, जो कि 9th में भी आपको बोला गया है कि इन सबकी इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक नंबर्स को याद कर लीजिए। 9th में इलेक्ट्रॉनिक और एटॉमिक नंबर्स याद करते थे 1 से लेकर के 20 तक। 10th के लिए आपका टारगेट है 1 से लेकर 30 तक, मतलब जिंक तक आपको, हीलियम से जिंक तक याद रखना है, ठीक है। तो याद रखिएगा इसको। और ये क्या है, अब देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से करेक्ट कौन सा है, ठीक है। आप ध्यान से देखिए, y और इनमें से क्या क्या है, ये बोल रहे हैं x इज अ मेटल, x इज अ मेटल, ठीक है। x इज अ मेटल कब होगा, when they lose electrons, इसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है तो they will not lose electron, इसके ऑक्टेट में एक कम है, they will gain electron, ठीक है। by losing and by gaining था, they will gain electron, तो non metal gain is by gaining the electron है क्या, ठीक है। तो y is non metal, ये तो दिख रहा है, मेटल दिया है, ऊपर नहीं है ये। z is non metal, नहीं है ये। Z is a metal, yes, it can lose the electron, ठीक है। तो ये है आपका Y is non metal and Z is metal, ऑप्शन D। नेक्स्ट,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मेटल, मेटल की कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मिलिएबल है, डक्टाइल है, शाइनी सरफेस बिल्कुल होती है, अभी भी बताया था मैंने शाइनिंग होता है इसमें, ठीक है। इसका एक प्लेट का और एक बॉटल का एग्जांपल दिया था, तो नन ऑफ दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस, इनमें से सारी की सारी प्रॉपर्टीज मेटल की हैं, तो ऑप्शन बी इज द परफेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नॉलेज थोड़ा सा बूस्ट कर लेते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया है कि मेटल्स होते हैं लस्ट्रस, मिलिएबल, डक्टाइल, हार्ड, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सब मैंने अपने आपको इंट्रोडक्शन में भी बता दिया था। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट अभी भी बताया था मैंने, इसका आयनिक कंपाउंड्स का भी था ये। स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज बिटवीन द डेफिनेशन ऑफ मिलिएबिलिटी एंड डक्टाइल, ऑफ कोर्स मिलिएबल और डक्टाइल में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है स्टूडेंट्स को, इसकी डेफिनेशन याद रखेंगे आप, ठीक है, तो याद कर लीजिए इसको अच्छे से। अब आते हैं नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नॉन मेटल हैज द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसकी है, ऑफ कोर्स डायमंड की, डायमंड को बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट की जरूरत होती है, एंड इट इज अ नॉन मेटल, ये नॉन मेटल है, ये कितनी एक्सेप्शनल केस है ये भी चेक करिए आप, ठीक है। तो फिर देखिए यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एन एग्जांपल ऑफ मेटल व्हिच कैन बी कट विद अ नाइफ, नाइफ से कट होने वाला मेटल, अभी तो मैंने बोला हार्ड और सॉलिड सब्सटेंस होता है, अभी ये नाइफ से कट हो जाएगा, अगेन एक्सेप्शनल केस, तो सोडियम इज द करेक्ट आंसर। सोडियम ऐसा है जिसको आप क्या कर सकते हैं, सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको आप नाइफ से कट कर सकते हैं, तो अगेन एक्सेप्ट, मैंने अभी तक सारे एक्सेप्शनल केसेस के बारे में बात की है ऑलमोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच इज द मोस्ट डक्टाइल मेटल, डक्टाइल, डक्टिबिलिटी, डक्टिबिलिटी वायर्स में चेंज करके किसी भी ऑर्नामेंट के शेप में चेंज कर देना, हर ऑर्नामेंट मिलता है कि नहीं आपको गोल्ड का, तो सबके शेप्स अलग होते हैं कि नहीं, मतलब उसको ये एक ऐसा मेटल है जिसमें हाई डक्टिबिलिटी होती है, ठीक है, हाई मोस्ट डक्टाइल मेटल है ये, कौन सा, गोल्ड, ठीक। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेक्स्ट स्लाइड पे, सॉरी नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। टिप है मेरी, जो अल्कली मेटल्स होते हैं, मैंने बोला था अभी अल्कली मेटल्स के बारे में अभी कुछ बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, आप बकायदा इंट्रोडक्शन को फिर से देखेंगे, ठीक है। उसमें जो लिथियम, सोडियम और पोटेशियम है, दे आर सो सॉफ्ट, दे आर सो सॉफ्ट दैट दे कैन बी कट विद अ नाइफ, मतलब अगर आपके ऑप्शन में सोडियम के साथ साथ हीलियम और पोटेशियम भी होता तो you could have picked that particular question also, option also, but the option were different there, है ना, except sodium. So sodium was a metal which can be cut with a knife, and also lithium and potassium. Okay, next are generally non-metals are not conductor of electricity. Yes, of course, non-metals की property ही नहीं होती है, वो तो bad conductor of heat और electricity होते हैं. Which of the following is a good conductor? बताओ, फिर से एक exceptional, इनमें से कौन सा है जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है और वो नॉन मेटल भी है, ग्रेफाइट, ठीक है, ग्रेफाइट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज जनरली नॉट शोन बाय मेटल्स, इनमें से मेटल्स की कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी नहीं है, तो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन है, इलेक्ट्रिसिटी तो कंडक्ट करता है, हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सोनोरस इन नेचर अभी भी बताया मैंने, साउंड क्रिएट करता है वो मेटल। डक्टिलिटी बिल्कुल अभी बताया था, एग्जांपल ऑफ गोल्ड कि कैसे वो मेटल वायर्स में चेंज होकर, वायर्स में एकदम मेल्ट होकर के वो डिफरेंट डिफरेंट शेप्स फॉर्म करते हैं। डलनेस नहीं होती है, ये मेटल की प्रॉपर्टी नहीं है, दे आर शाइनी एंड लस्ट्रस, ठीक है, तो दे आर नॉट डल। ये हो गया एक एग्जांपल, ये हो गया पर्टिकुलर ऑप्शन फॉर दैट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिकल वायर है बिना कोटिंग ऑफ एन इंसुलेटिंग मटेरियल, होती है इंसुलेटिंग मटेरियल की कोटिंग होती है, आप डायरेक्ट कॉपर वायर को ऐसे, आप देखिएगा कोई वायर होती है ना, वायर को आप ऐसे ऐसे चाकू से, नाइफ से छिल के देखेंगे ना, तो उनके अंदर एक प्रॉपर कॉपर वायर और ये कंडक्टिंग वायर्स होती हैं, उसके ऊपर कौन सी कोटिंग लगाई जाती है, एक ऐसी कोटिंग लगाई जाती है जिसको आप डायरेक्टली भी छू लो तो उससे आपको करंट ना लगे, तो करंट नहीं किससे लगता है, इंसुलेटिंग वायर से। इंसुलेटर्स आर दी बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इंसुलेटर्स डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, तो इन सब वायर्स को इंसुलेटिंग वायर से कोट किया जाता है ताकि आप ऐसे पकड़ लें किसी वायर को तो उससे करंट ना लगे, ठीक है, ये है इस क्वेश्चन का मतलब। द मटेरियल जनरली यूज्ड इज, उसमें कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है, पीवीसी बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, पीवीसी, पॉलीविनिल क्लोराइड, पॉलीविनिल क्लोराइड,
POLIVINYL पॉलीविनिल क्लोराइड, CHLORIDE। याद रखिएगा इसका क्या बोलते हैं उसको, फुल फॉर्म आता है, तो आप इसको याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट इज पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट अमंग ऑल मेटल्स। मेटल्स में भी पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट क्या है इसमें से? लीड इज द करेक्ट आंसर। लीड होता है जो पुअरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट है। सिलेक्ट द ऑड वन आउट। इसमें से ऑड वन आउट क्या है? सल्फर, हाइड्रोजन, आयोडीन और पोटेशियम। पोटेशियम इज अ मेटल, पोटेशियम इज मेटल एंड रेस्ट ऑल आर मेटल है कि नॉन मेटल, ये आप चेक करोगे, क्योंकि अभी हमने ऊपर पढ़ा ना अल्कली मेटल है पोटेशियम, ठीक है। तो इट इज ऑड वन आउट। PVC stands for means full form of PVC, polyvinyl chloride is the correct answer, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं, ऑब्जर्व दिस गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। व्हाट? जस्ट सी। बैटरी है आपके पास, बैटरी कनेक्टिंग वायर से कनेक्टेड है और ये बल्ब है आपके पास, यहाँ पे ये स्विच है, यहाँ पे की है, ठीक है, और ये भी क्लिप्स है, ये क्लिप्स हैं, ठीक। इंसर्ट सैंपल टू बी टेस्टेड। इसमें क्या सैंपल डालेंगे जो टेस्ट हो जाएगा कि बल्ब ग्लोज व्हेन डैश वायर इज प्लेस्ड बिटवीन द टर्मिनल्स ए एंड बी। इसमें कौन सी वायर होगी जो प्लेस करते ही बल्ब ग्लो होना स्टार्ट हो जाएगा? तो वो तो वायर वो होनी चाहिए ना जो मेटल वायर हो, और मेटल वायर ही कंडक्ट करती है हीट और इलेक्ट्रिसिटी। इसका मतलब हमको देखना है कि हमारे ऑप्शन जो है वो मेटल है कि नहीं, ठीक है। तो कॉपर यस है, एल्युमिनियम यस है, सिल्वर यस है, आयरन ये सब मेटल है। ये कैसे पता चलेगा मेटल है? अभी तो मैंने बताया था यहाँ पे, ये देखिए सारे पोटेशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, लीड, सिल्वर, कॉपर, आयरन सब है यहाँ पे, देखिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है आपके पास? हाइड्रोजन इज ऑल्सो द रिएक्टिविटी मटेरियल मेटल ना। यहाँ पे क्या है आपके पास? कॉपर है, एल्युमिनियम है, आयरन है, सिल्वर है, सब है। तो ये आपका ऑल ऑफ दीज आएगा। इनमें से कोई भी वायर अगर बीच में आप लगा देते हैं, दोनों क्लिप्स में जोड़ देते हैं, तो बल्ब विल स्टार्ट ग्लोइंग, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मेटल रिएक्ट्स वाइगरसली विद ऑक्सीजन? इनमें से कौन सा मेटल वाइगरसली स्ट्रांगली किसके साथ रिएक्ट करता है? ऑक्सीजन के साथ। फिर से आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे। यहाँ पे हमने क्या बताया था आपको? पोटेशियम एंड सोडियम। पोटेशियम और सोडियम वाइगरसली रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ। तो क्या यहाँ पोटेशियम और सोडियम है? नहीं है। तो इसके अलावा और क्या है? मैग्नीशियम है, जो कि वाइगरसली मतलब स्ट्रांगली रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ, ठीक। अगेन नेक्स्ट क्या है आपके पास? एन एलिमेंट ए इज सॉफ्ट। एक एलिमेंट है सॉफ्ट है, बहुत सॉफ्ट है, जो कि किससे कट जाता है? नाइफ से। लिथियम, पोटेशियम, सोडियम नाइफ से कट जाते हैं। इससे पहले भी बताया था, इसकी पहली वाली स्लाइड में, और ये भी है, ठीक है। दिस इज वेरी रिएक्टिव टू एयर। ये रिएक्टिव भी है बहुत ज्यादा एयर के साथ। एंड कैन नॉट बी कैप्ट इन, ओके, ये ओपन में कैप्ट भी नहीं किया जा सकता। जिसको मैंने इमर्स किया था किसमें? केरोसिन और पेट्रोल में, क्योंकि दे स्ट्रांगली react with oxygen and they catch fire. They would have catch fire, and if they will catch fire, it will just harm the person or whosoever will be surrounded over there, ठीक है। तो ये ऐसा हो रहा है। It reacts strongly with water. ये strongly water के साथ भी रिएक्ट कर रहा है, और ये बहुत रिएक्टिव है एयर में भी। तो आइडेंटिफाई द एलिमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। इनमें से कौन सा एलिमेंट है जो है इसका पर्टिकुलर आंसर? मैग्नीशियम, पोटेशियम नहीं, ये फास्फोरस है। पोटेशियम स्टैंड्स फॉर के। मैग्नीशियम, फास्फोरस, कैल्शियम एंड सोडियम इज द राइट आंसर। आप मेरे इंट्रोडक्शन को चेक करो वापस से, उसमें आपको दिखेगा कि ये आंसर है कि नहीं है, ठीक है। तो ऑफ कोर्स इट इज एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, तो इट इज जस्ट ऑफ एनसीईआरटी सिलेबस ओनली। एक्चुअली ऑल द क्वेश्चंस आर एनसीईआरटी सिलेबस ओनली, ठीक है। एल्युमिनियम डज नॉट ऑक्सीडाइज readily in air. एल्युमिनियम ऑक्सीडाइज नहीं होते एयर में, क्योंकि it is high in the electrochemical series. No, it's not like that. High तो पोटेशियम होता है। it is low, no, ये तो गोल्ड होता है, ठीक है। देन रिएक्टिविटी की बात करें, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात कर रही हूँ मैं। देन द मेटल डज नॉट कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऐसा भी नहीं है। तो फिर क्या? द मेटल इज कवर्ड विद लेयर ऑफ ऑक्साइड विच डज नॉट रब ऑफ। यस, मेटल है जो कि कवर होता है ऑक्साइड से, जो क्या नहीं कर सकते, जिसको रब नहीं किया जा सकता, तो वो ऑक्सीडाइज होगा ही नहीं। तो ये इसका पर्टिकुलर आंसर है।
अब इसको देखिए आप, ऑब्जर्व द गिवन फिगर एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलोज। ठीक है, आप ऑब्जर्व करो इस फिगर को। स्टैंड है, क्लैंप है, यहाँ पे एक मेटल वायर कनेक्टेड है, ये फ्री एंड है उसका, पिन है यहाँ पे लगी हुई, यहाँ पे एक वैक्स भी है, वैक्स मीन्स मोम, यहाँ पे बर्नर है, ध्यान से समझिए, मेटल वायर है, वैक्स है, बर्नर है, क्या होता होगा। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स कैन बी सुटेबल फॉर द एक्सपेरिमेंट, इनमें से कौन सा मेटल एक्सपेरिमेंट के लिए सुटेबल है, मतलब वायर क्या लगनी चाहिए। आयरन, यस हाँ आयरन, ठीक है, कैल्शियम नहीं हो सकता, ठीक है, गैलियम नहीं हो सकता, आयरन एंड कॉपर इज द राइट आंसर। ठीक है, तो राइट आंसर में फर्स्ट एंड फोर्थ इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक, तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखते हैं, विच वन अमंग द फॉलोइंग इज एन एसिडिक ऑक्साइड। एसिडिक ऑक्साइड इनमें से कौन सा है, ये Na2O, कुछ सुना सुना सा नहीं है ना। देन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड इज द राइट आंसर। दिस इज एसिडिक ऑक्साइड, व्हिच वन अमंग ऑल दिस इज, इट इज एसिडिक ऑक्साइड। ठीक है, एबिलिटी ऑफ मेटल टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर, अभी भी बताया था मैंने, थिन वायर्स को क्या करते हैं, मतलब थिन वायर्स में बदल देते हैं, इस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, डक्टिलिटी, डक्टाइल। ठीक है, डक्टिलिटी ऑफ द मेटल मींस वो थिन वायर्स में किसी को भी कन्वर्ट करती है और फिर किसी भी शेप में वो फिक्स हो जाती है, एडजस्ट हो जाती है, ठीक है, फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एल्युमिनियम इज यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स। ओके, एल्युमिनियम के यूटेंसिल्स होते हैं। Which of the following properties of aluminum are responsible for the same? इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक है, गुड थर्मल कंडक्टिविटी, बिल्कुल, थर्मल मीन्स हीट, कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए, नहीं तो बर्तन जल जाएगा, जल के खत्म हो जाएगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये हाँ, ये प्रॉपर्टी तो एकदम परफेक्ट है, ये राइट है। इलेक्ट्रिकल की जरूरत नहीं है, इट्स थर्मल कंडक्टिविटी, तो नो यूज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, तो ये तो नहीं है। डक्टाइल करने की जरूरत क्यों है, वो बार बार उसको गला करके कोई और शेप का बर्तन थोड़ी बनाना है हमको, तो ये भी नहीं। हाई मेल्टिंग पॉइंट, यस ऑफ कोर्स हाई मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ए एंड फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ, तो फर्स्ट एंड फोर्थ किसमें है, ऑप्शन डी में है आपका फर्स्ट एंड फोर्थ। तो ऑल दिस प्रॉपर्टी शुड गो और द रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस पर्टिकुलर यूटेंसिल। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। कॉपर रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ, कॉपर डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, क्योंकि इट इज कोटेड विद अ ब्लैक कलर्ड लेयर ऑफ कॉपर ऑक्साइड। क्यों नहीं होते, क्योंकि ये ब्लैक कलर लेयर से क्या है, पूरी कवर्ड है, जिसको कॉपर ऑक्साइड बोलते हैं, तो इसीलिए कॉपर रिएक्ट नहीं करते हैं ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, टिप आपके लिए ये है कि लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड ये वाटर के साथ रिएक्ट करते ही नहीं हैं। तभी तो जब हम गोल्ड की कोई चीज पहनते हैं, जब हम गोल्ड की कोई भी चीज पहनते हैं और हम कितना भी काम कर लें, वो गलता नहीं है। ठीक है, लीड गलती नहीं है, कॉपर नहीं, सिल्वर नहीं, उनका कलर चेंज होता है, दैट इज डिफरेंट थिंग, बट दे डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर। सो व्हाट आई सेड, द गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर, वो ऐसे पानी में जाते ही इसे गल नहीं जाता है। जैसे ये रिंग है, अगर ये रिंग है, इट्स अ गोल्ड, तो ये नहीं गल, ऐसे गलती नहीं है, ऐसे वो अलग बात होती है, इसकी कोटिंग धीरे धीरे क्या होती है, चेंज होती है, उसका शाइनिंग थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इट्स अप टू सो मेनी रीजंस, है ना, बट इट्स नॉट अबाउट वाटर। ठीक, तो लीड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विथ वाटर एट ऑल। ठीक, आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, क्वेश्चन पे। मेटल एम रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ओके, एक मेटल है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड बनाता है, जिसको MO डिनोट किया गया है। ओके, दिस ऑक्साइड रिएक्ट विथ मॉइस्चर। ओके, इस ये ऑक्साइड जो है मॉइस्चर के साथ भी रिएक्ट कर रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ भी रिएक्ट कर रहा है एटमॉस्फेयर में। क्या बनाने के लिए, बेसिक कार्बोनेट मेटल M बनाने के लिए, बेसिक कार्बोनेट मेटल M बनाने के लिए। तो मेटल M इज व्हाट, इनमें से मेटल M है क्या, जो रिएक्ट किया ऑक्सीजन के साथ और मेटल ऑक्साइड भी बनाया, और फिर ये मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट किया एटमॉस्फेयर में और बेसिक कार्बोनेट मेटल M बना दिया। ऐसा कौन सा मेटल है इनमें से, फेरस मतलब आयरन नहीं, ये क्या है, क्रोमियम नहीं, जिंक नहीं, कॉपर, यस कॉपर, ऐसा बिल्कुल इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बनाता है और फिर यही जाकर रिएक्ट करता है किसके साथ, मॉइस्चर और कार्बन डाइऑक्साइड का साथ, टू फॉर्म द बेसिक कार्बोनेट मेटल M। ठीक, नेक्स्ट करते हैं, बहुत ही सिंपल है ये, मैंने अपनी एक वीडियो में सिंपल
सिंपल फॉर्म और सिंपल मेथड ऑफ बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बताया था। बहुत ही सिंपल, बहुत ही मज़ेदार था वो वीडियो, जरूर आप चेक इट आउट अगर आपने चेक नहीं किया है तो। उसमें मैंने बहुत इजीली बताया है कि कैसे रिएक्टेंट्स मिलके प्रोडक्ट्स बनाते हैं और कैसे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बहुत अच्छे से समझ में आता है। उसको आप जरूर देखिएगा। ये कुछ उसी तरह से रिलेट कर रही हूँ मैं, क्योंकि क्या ये रिएक्टेंट्स है, आपको क्या प्रोडक्ट मिल रहा है। तो 4 molecules F4 of Fe plus 3 O2 will give you 4 Fe in solid in shape and O2 is gaseous state and will give you 2 of Fe2O3 molecule atom substance। क्या होता है ये आप खुद चेक करेंगे, इसको molecule atom substance क्या बोलते हैं। तो 2 Fe2O3 is the right answer। It's a 2 Fe2O3, मतलब O कितने थे आपके पास 6 थे, यहाँ पे भी 6 है। Fe कितने थे 4 थे, यहाँ पे भी 4 है। तो क्या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है ना, जितने रिएक्टेंट्स उतने प्रोडक्ट्स। बैलेंस बिल्कुल डनाडन डन वाला है, ठीक है, कोई ऊपर नीचे नहीं है, कोई इधर उधर नहीं है। तो ये है आपका पर्टिकुलर आंसर। लीस्ट रिएक्टिव ऑक्सीजन विद इन द लिस्ट, लीस्ट रिएक्टिव विद ऑक्सीजन इनमें से कौन सा है मेटल या थिंग एलिमेंट जो कि बहुत ही कम रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन में? कॉपर। कॉपर बहुत लीस्ट रिएक्टिव है जो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है। इट्स अ वेरी लीस्ट रिएक्टिव, ठीक। नेक्स्ट है व्हेन द नॉन मेटल इज अलाउड टू रिएक्ट विद वाटर, जब किसी नॉन मेटल को रिएक्ट कराते हैं वाटर के साथ तो क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है? नहीं। देन हाइड्रोजन गैस फॉर्म होती है? नो। कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है जो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है? नो। तो फिर होता क्या है? नो प्रोडक्ट फॉर्म। जब नॉन मेटल का रिएक्शन वाटर के साथ किया जाता है तो कोई प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट व्हेन मेटल रिएक्ट विद लिक्विड वाटर, जब कोई मेटल को लिक्विड वाटर से रिएक्ट करते हैं तो क्या मिलता है? अभी तो बताया था मैंने, मेटल और वाटर रिएक्ट्स, मेटल एंड वाटर व्हेन रिएक्ट्स विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। मेरे इंट्रोडक्शन में ही बताया था मैंने आपको, जब कोई मेटल वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाता है और हाइड्रोजन गैस फॉर्म करता है, ठीक है। तो इट इज लाइक दैट ओनली। Which one of the following metals do not react with water? इनमें से कौन सा मेटल रिएक्ट नहीं करता है कोल्ड वाटर से एज वेल एज हॉट वाटर? ना कोल्ड से करता है ना हॉट से करता है। तो इनमें से क्या है? फेरस, ठीक है। फेरस ना कोल्ड से रिएक्ट करेगा ना हॉट वाटर से रिएक्ट करेगा, ठीक। फेरस आयरन ये नहीं करेगा, ठीक। तो Fe स्टैंड्स फॉर आयरन। एनसीईआरटी क्वेश्चन है, जरूर पढ़िएगा। एनसीईआरटी बुक में थोड़े और ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैं आपको बता रही हूँ ना, एमसीक्यू करने से पहले अगर आपने चैप्टर कहीं से भी रीड नहीं किया है ना, अगर आपने चैप्टर रीड नहीं किया है कुछ समझ नहीं आएगा, ठीक है। आप चैप्टर रीड करेंगे, आपके टीचर ने समझाया, मैंने कुछ समझाया, कुछ आपने पढ़ा, ये सबका मिक्सचर आपके माइंड में बहुत सारी नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है। तो ये है आपका एक पर्टिकुलर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड्स ऑफ द आयरन वुड बी ऑब्टेन्ड ऑन प्रोलॉन्ग्ड रिएक्शन ऑफ आयरन विद स्टीम? मतलब प्रोलॉन्ग मतलब बहुत देर तक इनका रिएक्शन कराया गया जब आयरन और स्टीम का, तो इनमें से कौन सी ऑक्साइड मिली होगी? ऑफ कोर्स Fe3O4। यहाँ पे अभी हमने क्या किया है ना, 2 Fe2O3, Fe3O4 will be formed when it will be just prolonged reaction with iron and steam, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the following statement is incorrect for magnesium metal? इनमें से मैग्नीशियम मेटल के लिए कौन सा ऑप्शन इनकरेक्ट है? It burns in oxygen with the dazzling, इनकरेक्ट नहीं है, करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट, it reacts with cold water to form magnesium oxide. It reacts with cold water to form magnesium oxide and evolve hydrogen gas. ये बोल रहा है जब मैग्नीशियम मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। क्या बनाता है? मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस, है ना। अभी हमने देखा था मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है? मेटल ऑक्साइड बनाएगा। रॉन्ग, इनकरेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट, इसके आगे पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, इनकरेक्ट सेकंड में मिल गया, तभी भी आप पढ़ लेंगे एक बार जरूर। ये देखिए, इट हॉट वाटर टू फॉर्म द, क्या लिखा है? हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन्वॉल्व, नो, यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है।
यहाँ पे इट रिएक्ट्स विद स्टीम टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर। यस है, लिक्विड वाटर को हॉट वाटर और कोल्ड वाटर से डिफरेंशिएट नहीं किया था, उसने जस्ट देखा था कि लिक्विड इट्स जस्ट अबाउट लिक्विड वाटर, इट्स नॉट अबाउट कोल्ड एंड हॉट। तो यहाँ पे मेटल हाइड्रोक्साइड होता तो ये इनकरेक्ट नहीं होता, बाकी तो सब करेक्ट ही है। ठीक है, नेक्स्ट है which one of the following metals react most strongly with cold water। इनमें से कौन सा मेटल स्ट्रांगली कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करता है? सोडियम, पहला ही ऑप्शन राइट है आपका। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। The students write two incomplete reaction, chemical reaction। X into P4S plus 5O2 gives what? We don't know। Y 2 mg solid है और वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है, gives what? We don't know। Let's see what will be formed। Which option completes the reaction to form the balanced chemical equation। तो आपके पास क्या है? P4 है और O कितने हैं? 10 है। हाँ ठीक है, Mg कितने 2 है, O कितने 2 है, तो 2 MgO भी ठीक है। ठीक है, तो 2 MgO2 नहीं होता है, 2 MgO होता है। ठीक है, Mg 2 है प्लस O है, दोनों को मिला के 2 कॉमन आ जाएगा बाहर और MgO आ जाता है यहाँ पे। ठीक है, ये आपका राइट है MgO के लिए। तो MgO आपसे यहाँ पे मिल रहा है सिर्फ एक ही में और यही आपका ऑप्शन राइट होगा क्योंकि P4 है ना, तो P4 ठीक है, O कितने हैं? वो आपके 10 है तो O10, ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, P4O10 राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which is the correct equation when potassium reacts with water। पोटेशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो इनमें से कौन सा राइट है? 2K ठीक है, 2K सब में है क्या? नहीं, 2K 2 में है, तो ये दोनों तो एलिमिनेट हो गए आपके B और D। ठीक है, तो A और C में से कुछ एक हो सकता है। H2O ठीक है, तो KOH बनाया और H2 बनाया, KOH बनाया और H2 बनाया, हो ही नहीं सकता। KOH, तो यहाँ पे 2 कहाँ गया? यहाँ पे K का, तो ये तो रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन ए तो मुझे पूरा रॉन्ग लग रहा है क्योंकि इसमें एक तो H इसके साथ कनेक्ट किया है, फिर H2 तो सिर्फ 2 ही थे ना, H तो सिर्फ 2 थे, उसके बाद भी H ला रहा है 2 के साथ, तो हो ही नहीं सकता, वहां तो 3 थे ही नहीं H, यहाँ पे तो 3 दिखा रहा है, तो ये हो गया आपका ए ऑप्शन भी रॉन्ग। तो बचा क्या? ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए क्या है, 2K है और 2H2O है, मतलब H कितने हैं? 4, O कितने हैं? 2 और K भी कितने हैं? 2, तो 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ KOH ले लो, KOH2 ले लो। ठीक है, और बचा क्या आपके पास? हाइड्रोजन। देखो क्या मिला है आपको? मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, है ना। जब मेटल रिएक्ट्स विद लिक्विड वाटर, जब मेटल रिएक्ट्स विद लिक्विड वाटर दे विल फॉर्म मेटल हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। देखिए परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, दिस इज द परफेक्ट एग्जांपल ऑफ दिस क्वेश्चन व्हाट वी हैव डन अर्लियर। नेक्स्ट है What happens when calcium is treated with water। जब कैल्शियम को ट्रीट किया जाता है वाटर के साथ तो क्या होता है? It does not react with water, it react with water, it react less violently with water। Yes, ये है, कैल्शियम जब वाटर के साथ ट्रीट किया जाता है तो ये लेस वायलेंटली रिएक्ट करता है, मतलब ऐसे एकदम गंदे से, मतलब स्ट्रॉन्ग ऐसा नहीं, लेस वायलेंटली मतलब थोड़ा कम। ठीक है, एंड बबल्स ऑफ हाइड्रोजन गैस ऑफ कोर्स फॉर्म स्टिक टू द सरफेस ऑफ कैल्शियम। बबल्स फॉर्म होते हैं जो कैल्शियम के सरफेस में स्टिक हो जाते हैं। तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन इज राइट, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। तो आई होप कि अभी तक आपको सब समझ में आते जा रहा है और मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपके नॉलेज को क्लियर करते जाऊँ। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है हमारे पास? एक एक्सपेरिमेंट है जिसको सेटअप किया गया है। यहाँ पे एक ग्लास वुल है, यहाँ पे नीचे जो सोक किया गया है वाटर से, वुल को सोक किया गया है वाटर से। ठीक है, यहाँ पे ये आपके पास ट्यूब है, इसको कनेक्ट किया गया है एक ट्यूब से, एक और एक ट्यूब है आपके पास, ये आपका फनल फ्लास्क है, फनल है, ट्यूब है, जैसे इट्स अ ट्यूब, सिलेंड्रिकल ट्यूब, और इसको कनेक्ट किया गया है। एक अगेन एक टब रखा गया है और इसमें एक और बीकर रखा गया है। ठीक है, आप इसमें देख सकते हो गैस Y है, वाटर है और गैस जा रहा है, यहाँ पे बर्नर ऑन है। ठीक, अब यहाँ पे मिल क्या रहा है? आइडेंटिफाई मेटल X, मेटल X है, यहाँ पे एक X मेटल है जो अंदर पड़ा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, और Y पे है जो गैस है। अब इसमें से क्या फॉर्म हो रहा है? तो इसमें हाइड्रोजन गैस तो है, ये तो कंफर्म है, गैस तो हाइड्रोजन ही है। मेटल बोल दिया मतलब कॉपर, एल्युमिनियम, प्लैटिनम और जिंक में से क्या हो सकती है? ऑफ कोर्स जिंक। जिंक है जो इसके अंदर वायर है, ये कनेक्ट हुई है इसके साथ और ये रिएक्ट करा रही है और क्या फॉर्म हो रहा है हमारे पास? हाइड्रोजन गैस फॉर्म हुई है।
ठीक है, तो ये आपका आंसर है। मेटल है आपका जिंक और वाई है आपकी गैस कौन सी, हाइड्रोजन। इसमें CO2 गैस रिलीज नहीं होगी, ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं होगी। प्लेटिनम से ज्यादा रिएक्टिव तो जिंक है, तो जिंक विल बी इनसाइड दैट ट्यूब। ठीक, students studying the chemical properties of metal. Yes, students are studying the chemical properties of metals. Finding incomplete chemical reaction. Yes, finding incomplete chemical reaction. That is the reason why I have uploaded one video for chemical reaction का balancing. ठीक है, तो incomplete chemical reaction मिलता है और आपको आपके पास है MgO plus HNO3. HNO3 नाइट्रिक एसिड होती है, MgO मैग्नीशियम ऑक्साइड होता है। ठीक है, अब ये इनकम्प्लीट रिएक्शन है, तो कंप्लीट क्या है, जब MgO plus HNO3 मिलता है तो क्या होता है, मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस वाटर मिलता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये नहीं मिलता है मैग्नीशियम। ये तो बिल्कुल रॉन्ग है, ये तो फर्स्ट और सेकंड तो पूरे रॉन्ग। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हो कि क्या ये मेटल हाइड्रोक्साइड मिल रहा है। अगर मेटल हाइड्रोक्साइड मिलेगा तो फिर हाइड्रोजन गैस रिलीज होनी चाहिए, तो उसके लिए वाटर भी था हमारे पास एक ऑप्शन इंट्रोडक्शन में। तो ये है आपका मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस H2O will be the perfect balancing of this incomplete क्या chemical reaction। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं complete the following equation। complete the following equation, इसको मैं दे देती हूँ आपको होमवर्क, कुछ तो आप करिए। तो आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा होमवर्क कि जिंक जब 2 मॉलिक्यूलर नाइट्रिक एसिड से रिएक्ट कराता है तो क्या फॉर्म होता है। ठीक है, ये रहेगा आपका होमवर्क। नॉलेज में थोड़ा सा बूस्ट कर लेते हैं कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होती है विद कॉपर एंड जिंक, बिकॉज नाइट्रिक एसिड जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। देखो क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व नहीं होगी विद कॉपर एंड जिंक। जिंक और कॉपर के साथ हाइड्रोजन गैस क्या नहीं होगी, इवॉल्व नहीं होगी, क्योंकि जो नाइट्रिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। अगेन से इन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट को याद करने की जरूरत नहीं है, अगर आपने चैप्टर 1 अच्छे से कर लिया है तो। चैप्टर 1 में ही ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडॉक्स रिएक्शन सब पढ़ा है आपने, तो इसको भूलेंगे नहीं आप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। व्हाट इज मेड विथ मैग्नीशियम रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। जब मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा HCl से तो क्या मिलेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड मिलेगा और हाइड्रोजन गैस मिलेगी Mg। ठीक है, क्या बोला उसने, मैग्नीशियम रिएक्ट विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ओके, Mg प्लस HCl विल गिव यू MgCl प्लस MgCl अकेले नहीं मिलता है, MgCl2 मिलता है प्लस H2 मिलेगा। तो इसका रिएक्शन कैसे, यहाँ पे देखो Mg रिएक्ट्स विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ HCl, ठीक है, गिव्स यू MgCl2 प्लस H2। देखो कैसे आया, Cl कितने हैं, 2 हैं, यस 2 हैं। H कितने हैं, 2 हैं, यस 2 हैं। Mg कितना, 1 था, ओके यस डन, MgCl2। इससे पहले हमने इंट्रोडक्शन में ही बताया था कि Mg के पास, ये देखिए Mg के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, अब क्लोरीन को तो एक ही चाहिए, तो क्या करता है वो, कुछ ऐसे क्रिस क्रॉस वाले मेथड से कर लेता है। ये देखिए Mg ने Cl एक Cl को दिया, एक दूसरे Cl को दिया एंड फॉर्म द करेक्ट कॉम्बिनेशन विद द टॉपिक। ठीक है, तो हो गया मैग्नीशियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस। देखते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड गैस, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। तुरंत मिल गया, Mg प्लस HCl बोलने से ही मैग्नीशियम क्लोराइड माइंड में आएगा। अगर आपने अच्छे से पढ़ा होगा तब आएगा, ऐसे नहीं आने वाला है। ठीक है, आप Mg प्लस HCl नहीं पढ़ेंगे, आप पढ़ेंगे मैग्नीशियम प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तब आएगा आपके दिमाग में। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स डज नॉट डिस्प्लेस H2 गैस। इनमें से कौन सा मेटल H2 गैस नहीं डिस्प्लेस करता है फ्रॉम डाइल्यूट HCl या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड से इनमें से कौन सा मेटल हाइड्रोजन गैस को डिस्प्लेस नहीं करता है। कॉपर, बहुत सिंपल, अभी अभी मैग्नीशियम के साथ कर चुके हैं हम, एल्युमिनियम के साथ किया है हमने इंट्रोडक्शन में। जिंक करता ही है, जिंक करेगा, लेकिन इनमें से कौन सा नहीं करेगा, कॉपर नहीं करेगा। ठीक है, क्या नहीं डिस्प्लेस करेगा, हाइड्रोजन गैस डिस्प्लेस नहीं करेगा। किससे रिएक्ट करने के बाद, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराने के बाद। ये क्वेश्चन है आपके पास, एक मेटल रिएक्ट मेटल M इज ट्रीटेड विद सल्फ्यूरिक एसिड, मतलब यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड है और यहाँ पे मेटल ट्रीट हो रहा है उसके साथ। सल्फ्यूरिक एसिड कंसंट्रेटेड नहीं है, डाइल्यूट है, तो यू कैन रिएक्ट इट। ठीक है, कंसंट्रेटेड भी होती है, बट हियर वी आर यूजिंग डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। द गैस इज इवॉल्व्ड एंड कलेक्टेड ओवर द वाटर। गैस इवॉल्व, ये देखिए, और कलेक्ट किया गया ओवर द वाटर, शोन इन फिगर। ओके,
तो मैंने ये इसका एग्जांपल दिया है ना, आप इसको इससे कनेक्ट मत करिएगा, ठीक। तो करेक्ट कंक्लूजन क्या निकल रहा है, इससे क्या हो रहा होगा, क्या हाइड्रोजन गैस हो सकती है? हाँ। क्या गैस लाइटर है एयर से तभी कलेक्ट हुई? बिल्कुल। आपकी गैस लाइटर है तभी ओवर द वाटर कलेक्ट हुई है, और हाइड्रोजन गैस ही फॉर्म होगी क्योंकि मेटल M है, ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करा रही है। तो आ जाएगा आपका आंसर, बताएं कैसे? सोडियम सल्फेट, एल्युमिनियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, है ना सारे मेटल, और क्या फॉर्म हो रहा है? H2 अलग हो गया, ठीक। तो ये वो आपका परफेक्ट आंसर। तो बोथ A and B इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर धनाटन वाला MCQ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये है आपका क्वेश्चन, अरेंज द सेटअप एज गिवन बिलो। ओके, एक मेटल सैंपल है, अंदर अगेन ग्लास वुड है जो कि वाटर में सोक किया गया है, बर्नर है, स्टैंड है, डिलीवरी ट्यूब है, ये ट्यूब है, बॉइलिंग ट्यूब है, कॉर्क है यहाँ पे जिससे पैक किया गया है, ग्लास ट्यूब है यहाँ पे, हाइड्रोजन गैस है और वाटर है। ये सब आपका अरेंजमेंट है। आप लोग देखिए जितने सारे एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चन है ना, ये सब आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है। अब मैच करते हैं कॉलम को, किसके साथ क्या हो रहा है। रिएक्ट वॉलेंटली विद कोल्ड वाटर, इनमें से किसको खतरनाक तरीके से कोल्ड वाटर से रिएक्ट करा सकते हैं? सोडियम और पोटेशियम बहुत अच्छे से रिएक्ट होते हैं, ठीक है, ये रिएक्ट करा सकते हैं। तो ए के लिए S का कनेक्शन है, ए के लिए S मुझे एक ही दिख गया, मेरे को पहले ही दिख गया, मैं क्या दूसरे के पास जाऊं, लेकिन मैं आगे एक्सप्लेन, ठीक है। डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर बट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ये कोल्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता लेकिन हॉट वाटर से रिएक्ट करता है, मैग्नीशियम, ये भी आ गया आपका। डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ये रिएक्ट करते ही नहीं है वाटर से। लीड, कॉपर, सिल्वर एंड गोल्ड, अभी मैंने बताया था आपको टिप्स में, याद करिए आप। तो ये बिल्कुल भी वाटर के साथ रिएक्ट नहीं करते। ओके, तो सी के साथ क्या टी जा रहा है, रिएक्ट्स लेस वायलेंटली विद वाटर एंड हाइड्रोजन गैस डज नॉट कैच फायर, इसमें जो हाइड्रोजन गैस है वो फायर कैच नहीं करती है, और ये लेस वायलेंटली विद वाटर रिएक्ट करते हैं। तो इसका ऑप्शन है कैल्शियम, ये डी। बचा क्या? डू नॉट रिएक्ट, इधर ना रिएक्ट करता है कोल्ड वाटर से, ना रिएक्ट करता है हॉट वाटर से, ये रिएक्ट करता है स्टीम से, एल्युमिनियम, जिंक एंड आयरन। ये भी मेरा एक इंट्रोडक्शन में पार्ट है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट अगर आपने अच्छे से समझा है, तो मैंने आपको पहले भी बोला था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन इतनी अच्छे से समझिए कि आपके एमसीक्यूज बन जाए। तो ऑप्शन बी मेरा राइट आंसर है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग 4 मेटल्स वुड बी डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द सॉल्यूशन ऑफ इट्स सॉल्ट बाय द 3 मेटल्स, इनमें से कौन से मेटल्स में से 4 मेटल्स डिस्प्लेस करते हैं सॉल्यूशन से, उनके सॉल्ट वाले सॉल्यूशन से, ठीक है। ये सबसे अच्छा एग्जांपल है एजी। एजी को क्या बोलते हैं? सिल्वर की गोल्ड, ये आप देखेंगे सिल्वर, गोल्ड, मरकरी, इन तीनों के सिंबल याद होने चाहिए। Hg, Ag, Au किसके क्या हैं? यू शुड नो, यू शुड कीप इट इन योर माइंड। डालिए, ये कैसे आएगा? अभी मैंने बताया आपको कि 9th में हम लोग ये सारे सिंबल्स को याद करते थे विद एटॉमिक नंबर टिल 1 to 10 20 कैल्शियम तक। अब 10th में आ गए, आपको याद करना पड़ेगा टिल जिंक तक 30, ठीक है। एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए विद सिंबल। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इनमें से कौन सा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन दिखाएगा आपको? बहुत सिंपल है। जिंक सल्फेट सॉल्यूशन विद एल्युमिनियम मेटल, नहीं। MgCl2 सॉल्यूशन विद एल्युमिनियम मेटल, नहीं। मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं दिखाएगा। फेरस सल्फेट सॉल्यूशन विद सिल्वर मेटल, नो। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विद कॉपर मेटल, यस। ये दिखाएगा आपको डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और इसका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का एग्जांपल देखना ये आपका काम है, दिस इज योर होमवर्क। इसका क्या एग्जांपल हो सकता है इन केमिकल रिएक्शन, ये आप देखेंगे एज अ होमवर्क है आपका। आप जरूर देखेंगे इसके एग्जांपल्स, और आपके बुक में वो आसानी से मिल जाएगा। whether you are referring reference book or whether you are referring only NCERT, whether you are referring Google, जो भी आप कर लें, आपको एग्जांपल देखना है और उसको समझना है कि कैसे डिस्प्लेस हो रहा है। क्या? AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट विद कॉपर मेटल कैसे डिस्प्लेस करते हैं, ठीक है। इट विल गिव डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी, अभी तो आपने देखा था मेरे इंट्रोडक्शन में, क्या देखा था? प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी ज़ेब्रा, आई लाइक हर, कॉलिंग स्मार्ट गोट, जिसको मैंने डिस्प्लेस किया था Z फॉर ज़ेब्रा को 0 से और G फॉर गोट को जीनियस से। तो ये आपके ऊपर है, ठीक है, आप कैसे बोल रहे हो। तो यहाँ पे रिएक्टिविटी सीरीज हमको साफ दिख रही है। इट्स अ फर्स्ट, K पहले आएगा, Na फिर Al फिर Fe फिर Cu फिर Ag। यहाँ पे भी K Na An है, यहाँ तक ठीक है।
Ag नहीं, Cu और Ag में कंफ्यूज मत होइएगा, पहले कॉपर आएगा, ठीक है, तो याद रखिएगा। ओके, नेक्स्ट है नेम द आयंस प्रेजेंट इन मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड। आयंस कितने होते हैं मैग्नीशियम में? एक मैग्नीशियम कैटायन होता है, ऑक्साइड आयन होता है, बिल्कुल होता है, ये बिल्कुल आपको फॉर्म होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड, मैग्नीशियम कैटायन ऑक्साइड एनायन, ये मिलेगा बोथ ए एंड बी, ये दोनों ही फॉर्म होते हैं आपके लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड कंपाउंड में। Which of the following is true about ionic compounds? मैंने आयनिक कंपाउंड्स का इंट्रोडक्शन में समझाया है आपको कि वो क्या करते हैं, मेटल से नॉन मेटल्स को क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्या फॉर्म करते हैं फिर से आप देखोगे, ठीक है। तो आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, यस, व्हेन दिस डिसॉल्व इन वाटर, एकदम सही। आयनिक कंपाउंड्स आर नॉट सॉल्युबल, अभी तो बताया था डिसॉल्व इन वाटर, तो नॉट सॉल्युबल इन वाटर कैसे हो सकता है, तो ये रॉन्ग। आयनिक कंपाउंड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यस, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट फॉर आयनिक कंपाउंड्स की प्रॉपर्टी है। हमने इंट्रोडक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया था और ये सारी प्रॉपर्टीज से रिलेटेड वो पर्टिकुलर क्वेश्चन है। देन व्हेन द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास x कंबाइंड विद एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास ऑफ y, तो कौन सा केमिकल फॉर्मूला इसमें बनेगा? मैं आपको बता रही हूँ ये XY2 बनेगा। कैसे बनेगा वो आप एग्जाम्पल देखोगे, आप एग्जाम्पल देखोगे इसका भी, ये आपका होमवर्क है, ठीक है। X और Y जिसका केमिकल एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास 12 और 24 और 12 है और 19 और 9 है, ये रिएक्ट करते हैं तो क्या बनता है? XY2 बनेगा, याद रखिएगा ये बात, ठीक है। और आप करके देखिए, आपको ये कैसे पता चलेगा 24th नंबर में कौन सा एलिमेंट है और 19th नंबर में कौन सा एलिमेंट है, दोनों को रिएक्ट कराइए, केमिकल रिएक्शन देखिए, आपको पता चल जाएगा कि क्या है XY2, X क्या है और Y क्या है। एक एग्जांपल आपके नाम, अगेन एक और होमवर्क, ठीक है। मैं होमवर्क इतने लिमिटेड दे रही हूँ ना, रीजन मुझे पता है कि आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ने 30 तक जिंक तक एटॉमिक नंबर याद ही नहीं किया, तभी तो जब ये 24 और 19 देखते हैं तो आपका दिमाग पूरा घूम जाता है, जबकि ये सब आपको 9th में ही आ जाना चाहिए। तो आप अपने बेसिक्स को क्लियर कर लीजिए, ठीक है। फिर से अगेन रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स में स्टूडेंट्स बहुत कंफ्यूज होते हैं, डिक्रीजिंग को इंक्रीजिंग में कर दिए ना अगर आप, गड़बड़, पूरा कॉन्सेप्ट ही गड़बड़। आपने उस मैनोमिक्स को याद नहीं किया तो गड़बड़ हो जाएगा ना, तो उसमें क्या करना है आपको, आपके ऊपर है, आप जैसा भी याद करो। जैसे पंडित बद्री प्रसाद हर बोले याद किया है, कभी ट्रिग्नो में तो कभी ये भी याद कर लीजिए। और मैंने तो आपको एक ऑप्शन दिया है ना कि मेरा ना करके बॉल कॉमन ना करके आप अपनी तरफ से भी अपना मैनोमिक्स बना सकते हैं, तो जस्ट गो फॉर इट, ओके। आइडेंटिफाई द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल अमंग द फॉलोइंग, अभी बताया था, रिएक्टिविटी इंट्रोडक्शन में देख लिया तो ये सब बन जाएगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। कॉपर कॉपर दोनों में देख रहे हैं, जिंक और फेरस तो आ ही नहीं सकता, तो बी और डी तो सी तो कैंसिल हो गया। कॉपर कॉपर ठीक था, फेरस से पहले जिंक आता है, सॉरी जिंक से पहले फेरस आता है, तो ऑप्शन बी राइट है, जिंक पहले आ गया, यहाँ पे फेरस लास्ट में कर दिया, विच इज नॉट करेक्टली डन, सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, सॉल्यूशन ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इनमें से एक सॉल्यूशन जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा ही करेगा। इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करना, ये करना वो करना, कुछ करा करो ना, कुछ प्रैक्टिकल किया करो, आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। घर पे तभी करना जब कोई बड़ा आपके सामने हो, आप अकेले नहीं करेंगे, आप अकेले करेंगे तो कुछ भी गड़बड़ हो सकती है। केमिकल्स है ना, केमिकल्स आर इजीली नॉट अवेलेबल इन होम्स, व्हाई, बिकॉज दे कैन रिएक्ट इन अ डिफरेंट वे एंड यू डू नॉट नो कि विच केमिकल रिएक्ट विद विच केमिकल एंड विच विल इट फॉर्म। तो अगर आपको प्रॉपर इसकी आइडिया नहीं है, नॉलेज नहीं है, तो डू नॉट ट्राई इन योर होम, ठीक है। ऑलवेज ट्राई इन द प्रेजेंस ऑफ, इन द गाइडेंस ऑफ एनी लैब ऑपरेटर या लैबोरेटरी जो भी वो मैनेज करते हैं, उनके सामने ही करेंगे आप। तो एक इनमें से कौन सा कंपाउंड जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ये क्या है, CCl4 नो, कार्बन क्लोराइड क्लोराइड बोल रही है, HCl नो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड नो, ये CH3Cl मतलब एथिल क्लोराइड नो, मिथेन ये भी नहीं है, एथिल भी नहीं है, ये CH3Cl है, ठीक है। तो CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड, यस, ये आपका कंडक्ट करेगा इलेक्ट्रिसिटी फॉर श्योर, ठीक है। ऑब्जर्व द गिवन रिएक्शन एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ठीक है, ये तो एकदम करेक्ट है। अभी भी मैंने एग्जांपल दिखाया था आपको अपने इंट्रोडक्शन में
ये Na क्या है, Na++ E गया आपका, एक लूज हो गया बाय लूजिंग द इलेक्ट्रॉन, ये बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन एकदम सही है। मैग्नीशियम ये भी सही है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस आयनिक बॉन्ड, मतलब आयनिक कंपाउंड का ये कौन सा आयन्स का करेक्ट कॉम्बिनेशन है। तो चलो देखते हैं, ये Na2Cl, Na+ में Cl2 है, ये Na+ में Cl1 है, ये ठीक है, ये Na+ है Cl ये, तो ये दोनों में से कोई भी हो सकता है, ये तो दोनों ही हट गया क्योंकि एक Na है और 2 Cl को चाहिए, हो नहीं सकता ये, तो ये तो दोनों पहले ही फर्स्ट और लास्ट तो रॉन्ग हो गया। Na के लिए ये दोनों मेरे को मुझे ठीक लग रहा है। नेक्स्ट देखते हैं Mg2Cl2, ये ठीक है, Mg2Cl1 ये रॉन्ग है, ये रॉन्ग है, आपको दिख रहा है ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग नहीं है, ये जा रहा है इसके पास और फॉर्म कर रहा है, तो ये इज द करेक्ट, सी इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन, ये है आपका रॉन्ग और सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सो ये कैसे पता चलेगा, अगेन इंट्रोडक्शन में मैंने एग्जांपल दिया है, बहुत अच्छे से देखिएगा उसको। नेक्स्ट करते हैं, फूड कैंस आर कोटेड विद टिन, ओके, फूड कैंस को टिन्स के साथ कोट किया जाता है एंड नॉट विद जिंक, जिंक के साथ नहीं किया जाता, क्योंकि जिंक कॉस्टली होता है। नहीं, इतनी दुनिया में पता नहीं कितनी चीजें लेते हैं जो हम कॉस्टली होती है, जब हम कोहिनूर हीरा ले सकते हैं पिंक वाला, है कि नहीं, डायमंड तो फिर ले सकते हो, कोहिनूर का हीरा ले सकते हो, जस्ट इमेजिन एंड देन थिंक अबाउट द आंसर। तो कॉस्टली है, कॉस्टली तो बहुत चीजें होती है लेते हैं ना, तो जिंक और टिन में क्या फर्क पड़ता है, तो ये तो ऐसा तो ऑप्शन नहीं है। जिंक हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, नो इट्स नॉट लाइक दैट। इज इट मोर रिएक्टिव, यस इट इज मोर रिएक्टिव। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो आपके फूड को क्या कर सकता है, क्या ये खराब कर सकता है, तो आपको कोहिनूर का हीरा ले सकते हैं कि नहीं, ये कमेंट जरूर करिएगा, मैं मुझे मेल के थ्रू, मैंने कमेंट बॉक्स ऑफ रखा है, सॉरी फॉर दिस, ठीक है, अगेन सॉरी फॉर दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट देखते हैं क्या होता है, तो ये देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस इज पॉसिबल, जिंक के साथ कॉपर ऑक्साइड का पॉसिबल है क्या, हाँ जिंक ऑक्साइड और कॉपर मिलता है, बिल्कुल है, पहला ही ऑप्शन राइट हमारा, ठीक है। जिंक जब कॉपर ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है तो विल गेट जिंक ऑक्साइड इन एक्वायर्ड स्टेट एंड कॉपर इन सॉलिड स्टेट, सो दिस इज द करेक्ट केमिकल रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ लिस्ट ऑफ कॉमन मेटल्स अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर, ओके, बहुत सारे मेटल्स को अरेंज किया गया उनकी रिएक्टिविटी डिक्रीजिंग वाले फॉर्म में, ठीक है, एंड दिस इज नोन एज व्हाट, जब रिएक्टिविटी के फॉर्म पे डिक्रीज अरेंजमेंट किया है तो रिएक्टिविटी सीरीज ही होगी, ये ना हाइड्रोजन सीरीज थोड़ी होगी, लेमन सीरीज, बामर सीरीज, ये तो आप 11th में पढ़ेंगे, है ना, तो क्या बची आपके पास, रिएक्टिविटी सीरीज, डन। नेक्स्ट, व्हाट विल हैपन इफ द लेस रिएक्टिव मेटल इज एडेड इन सॉल्यूशन एंड विथ मोर रिएक्टिव मेटल, लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल के साथ ऐड करेंगे तो कौन सा कंपाउंड या क्या बनेगा, तो लेस रिएक्टिव मेटल को मोर रिएक्टिव मेटल के साथ, मेटल कंपाउंड के साथ ऐड करेंगे तो नो रिएक्शन विल फॉर्म, नो रिएक्शन, कुछ नहीं होगा उसमें, क्योंकि लेस रिएक्टिव है ना, लेस रिएक्टिव विल नेवर डिस्प्लेस एनी ऑफ द इलेक्ट्रॉन और आयन टू मोर रिएक्टिव, बिकॉज इट इज द वर्क ऑफ मोर रिएक्टिव मेटल का काम है ये, लेस रिएक्टिव मेटल का नहीं है, तो नो रिएक्शन विल फॉर्म। व्हाट इज द आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड क्या है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन विद बिटवीन टू एटम्स, दो एटम्स के बीच में शेयरिंग एंड पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही होता है आयनिक बॉन्डिंग, हो गया, खत्म। नेक्स्ट, शेयरिंग बोला, ट्रांसफर नहीं, शेयरिंग, गिविंग एंड टेकिंग वाला, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इफ इट इज रिक्वायर्ड देन गिव और टेक। जस्ट गो फॉर द लास्ट स्लाइड ऑफ दिस चैप्टर। आई होप कि अभी तक सब कुछ समझ में आ गया है आपको, नहीं आया है तो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे, मैं उस टॉपिक को आपको समझाऊंगी, ठीक है। I will make a new video for that particular topic. Okay, I just tried my level best to give all the examples, all the question, all the topics should be covered in this particular video. But if it is there, if I have not given any of the topic explanation, just mail me or comment me there. ठीक है, I will be always there for you. आपको जिसको जो समझना है आप मुझसे पूछ सकते हैं. I am there for the explanation in your वाला लाइक, है ना, आपके जैसा आपको समझाने की कोशिश करूंगी जैसा आप चाहेंगे, ठीक है। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड के समय क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ना, और वो बहुत ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में परफेक्ट होता है, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड कहलाते हैं,
ठीक है। तो स्ट्रॉन्ग वाला फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स होता है, आयंस होता है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के बीच में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। इसी को आयनिक बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड बनते समय ये होता है, एक्चुअली ये प्रोसेस होता है। नेक्स्ट है द अरेंजमेंट फॉर कॉपर, लीड, आयरन एंड मरकरी अकॉर्डिंग टू द रिएक्टिविटी सीरीज। बहुत सिंपल, पहले आयरन आएगा, फिर लीड, फिर कॉपर, फिर मरकरी। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है आयनिक कंपाउंड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन, आयनिक कंपाउंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट। बताया था मॉल्टन स्टेट, इंट्रोडक्शन। मॉल्टन स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं आयनिक कंपाउंड्स। रिएक्शन बिटवीन एक्स एंड वाई फॉर्म्स कंपाउंड जेड। एक्स और वाई रिएक्ट करते हैं और जेड कंपाउंड बनाते हैं। एक्स लूज करता है इलेक्ट्रॉन और वाई गेन करता है। तो एक्स लूज करता है मतलब मेटल होगा, वाई गेन करता है मतलब नॉन मेटल होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इज शोन बाय जेड। जेड में क्या प्रॉपर्टी होगी? हाई मेल्टिंग पॉइंट नहीं हो सकती, हैज लो मेल्टिंग पॉइंट भी हो सकता है, ये जरूर हो सकता है, ठीक है। तो हैज लो मेल्टिंग पॉइंट। जेड विल नॉट शो द प्रॉपर्टी ऑफ, विल नॉट शोन बाय जेड, शो नहीं करेगा कौन सी प्रॉपर्टी? हाई मेल्टिंग पॉइंट करेगा, लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं करेगा। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी मॉल्टन से कर सकता है, अकर्स सॉलिड हो सकता है, ठीक है। तो इनमें से क्या नहीं हो सकता? लो मेल्टिंग पॉइंट नहीं शो हो सकती उसकी, ठीक। नेक्स्ट, आयनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इन, आयनिक कंपाउंड सॉल्युबल इन वाटर ओनली। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होते हैं। लास्ट क्वेश्चन इज which of the following property is not generally exhibited by ionic compound। इनमें से कौन सी प्रॉपर्टी आयनिक कंपाउंड की प्रॉपर्टी है ही नहीं, जनरली नॉट एग्जिबिट मतलब नहीं शो करती। सॉल्युबिलिटी इन वाटर करती है, इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी सॉलिड स्टेट नहीं होता है, मॉल्टन स्टेट होता है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स ऑलवेज इन मॉल्टन स्टेट, नॉट इन सॉलिड स्टेट। तो ये उसकी प्रॉपर्टी नहीं है। हाई मेल्टिंग पॉइंट है, हाई बॉइलिंग पॉइंट है। इलेक्ट्रिकली कंडक्टिविटी मॉल्टन स्टेट, मैंने बोला ना मॉल्टन स्टेट में है, सॉलिड स्टेट में नहीं है। ये था आपका बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर चैप्टर पे। एमसीक्यूज कर लिया, चैप्टर पढ़ लिया अच्छे से, डायग्राम्स देख लिए, फिगर्स को पूरा अच्छे से क्लियरली माइंड में डाल दिया, घोल लिया अपने अंदर, खोलो इतना अच्छे से, जितनी अच्छे से आप दूसरी चीज़ों को में इंटरेस्ट लेते हो ना, उतनी अच्छे से आप अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो जाइए। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स भी हमने कंप्लीट कर लिया है, मतलब केमिस्ट्री डन हो चुका हमारा, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन डन हो चुका है हमारा। कलरफुल वर्ल्ड हम मेरे नेक्स्ट वीडियो में लेके आने वाली हूँ मैं, यही आने वाला है आपका, ठीक है। लाइफ प्रोसेस मैंने बहुत अच्छे से समझा दिया था, तो मतलब ये सारे साइंस ऑलमोस्ट मेरा कवर हो चुका है। तो बस एक चैप्टर बचा है, वो है कलरफुल वर्ल्ड, जो मैं बहुत ही जल्द आपके सामने लेके आने वाली हूँ, और शायद मेरा नेक्स्ट वीडियो उसी पे हो। तो बी कनेक्टेड विथ मी, पूरे वीडियोस अच्छे से देखिए, हर क्वेश्चन पे फोकस कीजिए, हर डाउट को मेल के थ्रू पूछिए, आई विल बी देयर टू आंसर यू ऑल, ठीक। कोशिश यही करिएगा फ्री ऑफ माइंड के साथ बैठें, कनेक्टिविटी अपनी पढ़ाई के साथ दें, मम्मी पापा को बहुत खुश रखें, खुद भी खुश रहें, अच्छे से पढ़िए, स्टडीज को टाइम दीजिए। मेरे नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करिए, मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिए, बने रहिए मेरे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, बी हैप्पी।